स्वागत है आपका आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म एग्री प्रेप पे। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे सीड टेक्नोलॉजी के जो डिफरेंट टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, जैसे कि अलग अलग बेसिस पे होते हैं, जर्मिनेशन के बेसिस पे, कोटिलिडन के बेसिस पे, फोटोलाइट के बेसिस पे तो उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम जो पहला क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं वो जर्मिनेशन के बेस पे पढ़ रहे हैं। इसके अंदर मेनली दो तरीके से जर्मिनेशन होता है एक सीड का, एक होता है एपिजियल जर्मिनेशन, एक होता है हाइपोजियल जर्मिनेशन। एपिजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन समझने से पहले आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये एक कोटिलिडन है, ये हाइपोकोटाइल है, ये एपिकोटाइल है और ये एक सोइल सरफेस है। अब एक बात बताइए, अगर हाइपोकोटाइल ग्रो करेगा तो क्या कोटिलिडन को सोइल से बाहर ले जाएगा अपने साथ ग्रो करते करते? हाँ जी। अगर एपिकोटाइल ग्रो करेगा तो क्या कोटिलिडन नीचे ही रह जाएगा? तो इतना ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। अगर एपिजियल जर्मिनेशन है, एपिजियल जर्मिनेशन के अंदर हाइपोकोटाइल ग्रो करता है। अब एक बात बताइए, अगर हाइपोकोटाइल ग्रो करेगा तो कोटिलिडन सोइल से बाहर ही तो इमर्ज होगा। तो एपिजियल जर्मिनेशन के अंदर आपको इतना ही ध्यान रखना है कि कोटिलिडन इमर्ज अबाउट द सोइल और हाइपोकोटाइल ग्रो फास्टली। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो ऑल क्रीप क्रॉप, इसके जो एग्जांपल हैं वो ऑल क्रीप क्रॉप हैं। अरहर को अगर आप छोड़ दीजिए, अरहर हाइपोजियल का एग्जांपल है। अब बात करते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन की। तो इसके अंदर जो ग्रो करता है वो कौन ग्रो करता है? एपिकोटाइल ग्रो करता है। और अगर एपिकोटाइल ग्रो करेगा तो क्या कोटिलिडन सोइल से बाहर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो इसमें कोटिलिडन रिमेन बिलो द सोइल। इसके जो एग्जांपल हैं ऑल रबी पल्सेस, मोस्टली मोनोकोट्स और जितने भी सीरियल्स हैं। एक अगर रबी पल्सेस के अंदर एक्सेप्शन की बात करें तो वो है फ्रेंच बीन। ये एग्जांपल है एपिजियल जर्मिनेशन का। तो सीधी सी सिंपल सी कहानी इतनी याद रखनी है कि एपिजियल जर्मिनेशन के अंदर कोटिलिडन अबव द सोइल आता है और हाइपोकोटाइल ग्रो करता है। हाइपोजियल जर्मिनेशन के अंदर इतना ही ध्यान रखना है कि जो कोटिलिडन है वो बिलो द सोइल रहता है। इतना सा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पर चलेंगे जो कि मोनोकोट और डाइकोट है। किसके बेसिस पर होता है? कोटिलिडन के बेसिस पर। क्लासिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं वो कोटिलिडन के बेसिस पे करने वाले हैं। कोटिलिडन के बेसिस पे सिंपल सा है, एक मोनोकोट सीड होते हैं, एक डाइकोट सीड होते हैं। अब जो मोनोकोट है, मोनोकोट जिसमें केवल एक कोटिलिडन प्रेजेंट हो, डाइकोट जिसमें दो कोटिलिडन प्रेजेंट हो। तो मोनोकोट क्या होता है? प्रेजेंट सिंगल कोटिलिडन्स प्रेजेंट, और डाइकोट में प्रेजेंट टू कोटिलिडन्स। एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें जो सीरियल्स क्रॉप आ जाती है जैसे मेज हो गई, वीट हो गई, पैडी हो गई। और डाइकोट के अंदर जितने भी पल्सेस क्रॉप हैं और लेग्यूमिनेसी क्रॉप हैं, जैसे एग्जांपल अगर मैं इसके अंदर आपको बताऊं तो डिफरेंट आप लेग्यूमिनेसी क्रॉप इसके अंदर लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल लिखे हम तो ग्राम को लिख सकते हैं कि ग्राम किसका एग्जाम्पल है? डाइकोट का। इनका जो आप देखोगे तो ये इस तरीके से कुछ होते हैं। जैसे हम उस सीड को दो भागों में बांट सकते हैं, बट इनको केवल हम दो भागों में बांट नहीं सकते। ऐसा सब कुछ डायग्राम्स होता है। जो डाइकोट सीड होते हैं वो कुछ ऐसे आपने चने को देखा होगा, चने का जो साइज होता है वो एक, अगर हम उसको बीच से पैरेलल काटें तो दो भागों में बराबर बन जाता है ना, तो वो डाइकोट है। और मोनोकोट प्लांट ऐसे होते हैं, इनमें दो कोटिलिडन प्रेजेंट होते हैं, इसमें केवल एक कोटिलिडन प्रेजेंट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पर चलेंगे। हम जो डिस्कस करने वाले हैं जो तीसरा क्लासिफिकेशन वो बेस्ड होगा एंडोस्पर्म के प्रेजेंट और एंडोस्पर्म की एब्सेंट। बड़ा ही सिंपल है, आप देखिए। एक इसमें होता है एंडोस्पर्मिक सीड और एल्ब्यूमिनस सीड। एक होता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। बड़ा ही सिंपल है। देखिए एंडोस्पर्म का क्या काम होता है? एंडोस्पर्म का काम ये होता है कि जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो अगर सीड जब हम सीडलिंग करते हैं उसके बाद सीड मैच्योरिटी तक जाता है, इस प्रोसेस के अंदर सीडलिंग से लेके मैच्योरिटी तक के बीच में एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते करते अगर खुद कंप्लीटली खत्म हो जाता है, हमें मैच्योर सीड के अंदर एंडोस्पर्म नहीं देखने को मिलता, तो वो हो जाता है नॉन एंडोस्पर्म सीड या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। मतलब कि द एंडोस्पर्म कंज्यूम्ड कंप्लीटली ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट एट मैच्योरिटी सीड नो परसिस्ट ऑफ एंडोस्पर्म। सिंपल सा है कि एक्स एल्ब्यूमिनस सीड या नॉन एंडोस्पर्म सीड में हमें मैच्योर सीड के अंदर हमें एंडोस्पर्म देखने को नहीं मिलेगा। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो जितने भी लेग्यूम्स क्रॉप हैं, जो डाइकोट नॉन एंडोस्पर्म की बात करें तो जितने भी लेग्यूम्स क्रॉप हैं। अब इसमें आप मैंगो भी लिख सकते हो, जैक फ्रूट लिख सकते हो, मैंगो जैक फ्रूट। और अगर
एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि कोकोनट क्या है, एक लिक्विड एंडोस्पर्म है। ये आप याद रख सकते हैं, बहुत से एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा जाता है कि कोकोनट इज द लिक्विड एंडोस्पर्म। अब अगर बात करें एंडोस्पर्मिक सीड की, तो वही सीधी बात है कि दीज आर सीड वेयर द एंडोस्पर्म स्टिल प्रेजेंट। अब एंडोस्पर्मिक सीड में क्या होता है कि जब सीड मैच्योरिटी तक पहुंचता है तो हमें उसमें एंडोस्पर्म देखने को मिलता है, वो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है। तो दीज आर सीड वेयर द एंडोस्पर्म स्टिल परसिस्ट आफ्टर डेवलपमेंट टिल मैच्योरिटी। मोस्टली जो मोनोकोट्स हैं वो क्या होते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं एंडोस्पर्मिक मोनोकोट की, तो जितने भी सीरियल्स हैं, ओनियन हो गया, और एंडोस्पर्मिक डाइकोट की बात करें तो कैस्टर, कॉफ़ी, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। इसमें आप कॉटन भी लिख सकते हो, कैस्टर, कॉफ़ी, कॉटन, ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो सिंपल सी बात है, एंडोस्पर्मिक सीड है तो उसमें टिल मैच्योरिटी ऑफ सीड के अंदर हमें एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा, और अगर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है तो हमें मैच्योरिटी ऑफ सीड के अंदर एंडोस्पर्म नहीं देखने को मिलेगा। इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे चलेंगे, जो कुछ बाकी क्लासिफिकेशन रहेगी हम उसको डिस्कस। अब जो हम अगला क्लासिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं वो है लाइट पे बेस। बड़ा ही सिंपल है कि जिसमें पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक, तो इसमें तीन तरह के होता है, एक होता है पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक, एक होता है नेगेटिव फोटोब्लास्टिक, एक होता है नॉन फोटोब्लास्टिक। सिंपल सा है। जो पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक है मतलब कि वो लाइट में जर्मिनेट होगा, जो नेगेटिव फोटोब्लास्टिक है वो डार्क में जर्मिनेट होगा, और जो नॉन फोटोब्लास्टिक उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे लाइट है चाहे डार्कनेस है, हम तो जर्मिनेट होंगे। तो सिंपल सा है कि जो पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक है जर्मिनेट इन प्रेजेंट ऑफ लाइट, इसका जो एक अच्छा सा एग्जांपल है वो टोबैको हो गया। नेगेटिव फोटोब्लास्ट की बात करें तो जर्मिनेट इन अब्सेंस ऑफ लाइट या जर्मिनेट इन डार्क, इसका जो एक अच्छा सा एग्जांपल हो गया वो ऑनियन हो गया। एक होता है नॉन फोटोब्लास्टिक, जिसमें जर्मिनेट करा जाता है दोनों ही कंडीशन में, आइदर लाइट में हो या डार्क में हो। जितने भी मोस्ट ऑफ जो क्रॉप्स हैं वो इसी कैटेगरी के अंदर आती हैं। तो ये तीन तरीके थे, पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक, नेगेटिव फोटोब्लास्टिक और नॉन फोटोब्लास्टिक। एक आप नोट करके लिख सकते हैं कि कौन सी वेवलेंथ अच्छी है एक सीड को जर्मिनेट के लिए, तो वो है रेड वेवलेंथ, और उसके जो वेवलेंथ होनी चाहिए वो 662 नैनोमीटर की होनी चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि अगर जो वेवलेंथ होती है वो मोर देन 730 हो जाए तो जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं होता, वो इनहिबिट हो जाता है, जर्मिनेट नहीं होता। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो ये जो कैटेगरी थी वो है बेस्ड ऑन लाइट पे। हम डिस्कस करने वाले हैं, वो डिस्कस करेंगे कि जो ये हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन रहने वाला है सीड को स्टोरेज करने के बिहेवियर पे, कि हम जब सीड को हार्वेस्ट करके घर लाते हैं तो हम उसको स्टोरेज भी करते हैं ना, तो उसके अलग अलग बिहेवियर टाइप पे हमें दो हैं, एक होते हैं ऑर्थोडॉक्स सीड, एक होते हैं रिकैल्सिट्रेंट सीड। सिंपल सा है, जो ऑर्थोडॉक्स सीड है ना उनको हम लो टेम्परेचर पे लंबे समय तक स्टोरेज कर सकते हैं, उनको हम स्टोर कर सकते हैं, और जो मॉइस्चर है वो अगर 5 to 8% है तो अच्छे से वाइबिलिटी उनकी ख़त्म नहीं होगी, हम उन्हें नेक्स्ट ईयर या कुछ समय बाद वापस से जर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर रिकैल्सिट्रेंट सीड है वो अपनी वाइबिलिटी ख़त्म कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, हम उन्हें फिर से जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। अगर हम उन्हें जिस मॉइस्चर पे स्टोर कर रहे हैं वो लेस देन 12% से हुआ था, उन्हें स्टोर करने के लिए मोर देन 12% मॉइस्चर की नीड होती है। तो सिंपल सा है, ऑर्थोडॉक्स सीड को हम लो टेम्परेचर पर लंबे समय तक स्टोरेज कर सकते हैं, उनकी वाइबिलिटी है वो ख़त्म नहीं होगी। और जो रिकैल्सिट्रेंट सीड है हमें उनको लंबे समय तक स्टोरेज नहीं कर पाते, उनकी वाइबिलिटी लूज हो जाती है। जो एग्जांपल्स है इसके अंदर जितने भी फूड क्रॉप्स हैं, जैसे कि कुछ भी हो, चाहे पर्ल मिलेट हो, मेज हो, वीट हो, तो ये सभी इसी कैटेगरी में आता है। और रिकैल्सिट्रेंट के अंदर जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, और आप इसके अंदर फॉरेस्ट क्रॉप को भी इंक्लूड कर सकते हो, तो ये अपनी वाइबिलिटी लूज कर देते हैं जब हम इन्हें लंबे समय तक लो टेम्परेचर के ऊपर स्टोर करते हैं। ये हमारा क्लासिफिकेशन यहाँ का कंप्लीट हुआ। अब हम सीड के कुछ, जो एक गुड सीड के, एक अच्छे सीड के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक अच्छे सीड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वालिटी सीड। तो इसमें 5-6 पॉइंट्स हैं जो आपको एक एक करके हम बताएंगे। कि पहली होती है हाई जेनेटिक प्योरिटी। किसी भी एक अच्छी क्वालिटी सीड की जो जेनेटिक प्योरिटी है वो हाई होनी चाहिए, नियरली 100% होनी चाहिए। 0.1% कंसिडरेबल है कि हाँ 0.1% इम्प्योरिटी हो सकती है, बट जो जेनेटिक प्योरिटी है वो होती क्या है
जैसे मान लीजिए आपने एक कोई क्रॉप ग्रो की किसी पर्टिकुलर वैरायटी की, उसके अंदर उसी क्रॉप की दूसरी वैरायटी के सीड मिक्स हैं, तो वो क्या होगी, उसकी जेनेटिक इम्प्योरिटी होगी। या उसी क्रॉप के अंदर दूसरी किसी क्रॉप के सीड हैं तो वो भी क्या होगी, जेनेटिक इम्प्योरिटी होगी। हमें फ्री फ्रॉम सेम वेराइटी और फ्री फ्रॉम अदर क्रॉप, जो क्रॉप जो ग्रो कर रहे हैं हम, जो वेराइटी ग्रो कर रहे हैं उसमें उसी के सीड हमें प्रेजेंट होने चाहिए, अन्य किसी भी वेराइटी या किसी क्रॉप के सीड प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। जेनेटिक प्योरिटी कंसिडरेबल 0.1% है और होनी 100% चाहिए। जो ब्रीडर और न्यूक्लियस सीड है उनकी जो जेनेटिक प्योरिटी होती है 100% होती है, फाउंडेशन सीड की 99.5 होती है और सर्टिफाइड सीड की 90% होती है। ये दोनों जो क्वेश्चन है नाबार्ड में पूछ लिए गए हैं, तो हमें ज़्यादा चीज़ें कुछ ध्यान नहीं रखनी। जैसे मान लीजिए हमने ग्राम की एक वैरायटी ग्रो की गौरव, अगर उस गौरव वैरायटी के अंदर किसी दूसरी ग्राम की ही दूसरी वैरायटी के सीड आ जाए तो वो जेनेटिक इम्प्योरिटी हो गई। या मान लीजिए ग्राम ग्रो किया, उसके अंदर वीट के सीड आ गए तो वो भी एक जेनेटिक इम्प्योरिटी होगी। तो हमें जेनेटिक इम्प्योरिटी 99% नहीं 100% ही कंसिडरेबल है। 0.1% इम्प्योरिटी है तो चलेगा, बट 100% एक अच्छी सीड की जेनेटिक प्योरिटी होनी चाहिए। ब्रीडर सीड की 100 होती है, फाउंडेशन सीड की 99.5 होती है और जो सर्टिफाइड सीड है उसकी 90% होती है। ये दोनों क्वेश्चन MCQ नाबार्ड के अंदर 2023 में पूछ लिए गए, तो आप ध्यान रख सकते हैं। सेकेंड है हाई फिजिकल प्योरिटी। फिजिकल प्योरिटी क्या है, जैसे ही हम कोई क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं और उनको घर पे लाते हैं तो उसमें बहुत ही फिजिकल प्योरिटी होती है। उनमें पत्थर होते हैं, कंकड़ होते हैं, किसी प्रकार की डस्ट होती है, कुछ सीड ब्रोकन हुए मिलते हैं। वो वैसी जो इम्प्योरिटी है वो कौन सी इम्प्योरिटी होती है, फिजिकल इम्प्योरिटी। तो एक अच्छे सीड की जो फिजिकल प्योरिटी है वो कितनी होनी चाहिए, 98% होनी चाहिए। और मोस्टली क्रॉप्स कितनी होती है, वो जो सीड है वो फ्री होना चाहिए सोइल से, ग्रेवल से, स्टोन से, ब्रोकन सीड से, डस्ट से आदि से। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कैरेट, क्यूमिन, कोरिएंडर, इनकी जो फिजिकल प्योरिटी होती है 95% होती है। एक ओकरा, भिंडी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसकी फिजिकल प्योरिटी 99% होती है। ग्राउंडनट की जो फिजिकल प्योरिटी है वो 96% होती है। एक टर्मिनोलॉजी आती है डॉग कोज, इसे फिजिकल इम्प्योरिटी कहा जाता है सीड की। अगर मतलब ऐसे ही क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि फिजिकल इम्प्योरिटी मतलब कि डॉग कोज कहते हैं। तो ये हम पढ़े। अब नेक्स्ट जो कुछ पॉइंट्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि सेफ स्टोरेज मॉइस्चर। हम किसी भी सीड को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे स्टोरेज करते हैं तो उसकी जो वाइबिलिटी है वो लंबे समय तक बनी रहे। एक अच्छे सीड के किस मॉइस्चर पे रखना चाहिए, ये बेसिकली डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछ जाते हैं कि जो अगर हमें कोई सीड है वो लॉन्ग टर्म के लिए स्टोरेज करना है तो उसके लिए जो मोस्टली मॉइस्चर होना चाहिए वो 10 to 11% होना चाहिए। शॉर्ट टर्म स्टोरेज के अंदर 6 से 8% होना, 6 से 8% होना चाहिए। सीरियल सीड के अंदर 10 to 12% होना चाहिए। पल्सेस सीड के अंदर जो मॉइस्चर वो 8 से 10% होना चाहिए। ऑयल सीड के अंदर 6 to 8% होना चाहिए। तो ये डिफरेंट मॉइस्चर हैं जिनको एक डेटा की तरह आपको याद करना। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि जो पल्सेस सीड है उनके लिए सेफ स्टोरेज क्या होगा, तो हम बता देंगे 8 से 10%। ऐसे पूछ लिया जाएगा, मतलब ये डिफरेंट पूछ लिया जाता है। जैसे पूछ लिया कि लॉन्ग टर्म के अंदर 10 से 11, शॉर्ट टर्म के अंदर 6 से 8%। तो ये डिफरेंट तरह से एग्जाम में मॉइस्चर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये हमने जो नेक्स्ट क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा वो पढ़ा सेफ स्टोरेज मॉइस्चर। अब नेक्स्ट पढ़ता है। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा एक अच्छे क्वालिटी का जो सीड है वो एक डिफरेंट तरह के वीड के जो सीड होते हैं उनसे फ्री होना चाहिए। क्योंकि देखो कुछ वीड होते हैं उनके जो सीड्स हैं वो सिमिलर होते हैं क्रॉप्स के, उनकी साइज, उनकी शेप। तो हमें उन जो हमारे सीड है उनसे वो उन वीड्स के सीड को निकालना बड़ा ही मुश्किल होता है, एक डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाती है, आसान नहीं रहता। तो हमारा जो सीड है वो एक ऑब्जेक्शनल वीड से फ्री होना चाहिए। और इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे वीट है उसमें कॉन्वुलस आर्वेंसिस है, इसे हिरन खुरी भी कहा जाता है, हिरन खुरी, ये भी याद रख सकते हैं। बरसीम के अंदर चिकोरी हो गया, रेपसीड एंड मस्टर्ड के अंदर आर्जिमोन मैक्सिकाना ऑब्जेक्शनल सीड हो गया, पैडी का ऑब्जेक्शनल सीड क्या हो गया, वाइल्ड पैडी हो गया, कुकरबिट्स का वाइल्ड कुकरबिट्स। तो ये डिफरेंट क्रॉप्स के डिफरेंट ऑब्जेक्शनल वीड होते हैं। तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि वीट का ऑब्जेक्शनल वीड कौन सा होता है, तो कॉन्वुलस आर्वेंसिस या हिरन खुरी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक गुड क्वालिटी सीड है वो किसी डेजिग्नेट सीड से डेजिग्नेट डिजीज से कोज नहीं हो। जैसे कि वीट है तो वीट के अंदर लूज स्मट होता है,
लूज स्मट क्या है? इंटरनली सीड बोर्न डिजीज है। अगर हमारा सीड इंटरनली लूज स्मट से, अगर मान लो कि एक वीट का सीड है वो इंटरनली लूज स्मट से डिजीज्ड हो रखा है, तो वो एक अच्छी क्वालिटी का सीड नहीं बना। सोरगम की बात करें तो इसमें कर्नाल स्मट आ जाता है, पर्ल मिलेट में एर्गोट आ जाता है। ये सारे इनकी डेजिग्नेट डिजीज हैं जो कि सीड बोर्न डिजीज भी कह सकते हैं। अगला करेक्टर है कि हमारा जो सीड है वो हाईली विग्रेस होना चाहिए, मतलब कि हेल्थी होना चाहिए, और उसका जो मार्केट वैल्यू है वो अच्छी होनी चाहिए। तो ये हमारे डिफरेंट करेक्टर थे एक गुड सीड्स के। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो कैटेगरी ऑफ सीड हैं, जिसमें फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड और जितने भी मतलब ब्रीडर सीड, न्यूक्लियर सीड, उनके बारे में पढ़ेंगे और कुछ और टॉपिक्स देखेंगे। थैंक यू।